नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। शुरुआत एक तूफानी रात से होती है जहां एक आदमी अपनी कार पर सवार होकर कहीं जा रहा होता है और न्यूज में ये खबर आ रही होती है कि स्पेस से कोई अनजान चीज धरती की तरफ बढ़ती जा रही है। तभी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और ये था धड़ाम। समहाउ मैनेज करके ये अपने टूटे फूटे कार से निकलता है और मदहोश हो जाता है। माइंड यू, अभी ये बेहोश नहीं हुआ है, सिर्फ मदहोश है। एनीवे, तभी चमकती हुई रोशनी के साथ एक लड़की प्रकट होती है और वहाँ पड़ा हुआ कोई कपड़ा या बोरा, आई डोंट नो, जो भी है वो पहन लेती है। वो उस घायल आदमी के पास आती है और पता है क्या करती है, उसके एब्स छूने लगती है। अरे ठरकी औरत, मर रहा है वो। एक्चुअली ये एक एलियन है जो उस चमकती हुई चीज से यहाँ आई है और इसके लिए मेल हार्मोन्स एक नशा की तरह है जिसकी खुशबू पर ये उड़ती हुई चली आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपना मोटू समोसा के पीछे। खुशबू। फिर वो उसके चोट को ठीक करने लगती है पर तभी कार में ब्लास्ट हो जाता है। वो एक शील्ड बनाकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है पर ब्लास्ट का फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसे बहुत जोर की चोट पहुंचती है। इसके मुंह से निकला हुआ खून जो ब्लू कलर का है, उसका एक बूंद लड़के के हाथ पर पड़ जाता है और एलियन के गले के लॉकेट की एक चमकती हुई ब्लू सी चीज कहीं उड़ जाती है और इसी तरह ये पानी में छपा और खून का बूंद पत्थर में बदल जाता है। घायल आदमी ठीक हो चुका है पर इसे एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था उसके बारे में कुछ याद नहीं। डॉक्टर आकर बताते हैं कि ये बंदा बिल्कुल फिट एंड फाइन है पर इसके दिल में कुछ शैडो जैसा दिख रहा है। पर क्योंकि कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही तो डॉक्टर का अनुमान है कि वो शायद खून का जमाव होगा। ये है एफ ग्रुप यानी कि फ्यूचर ग्रुप का सीईओ फेंग लैंग, जो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ये अपने कामों में बिल्कुल परफेक्ट है पर इसका एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी हमें अपनी एलियन के पास जाना है। कहीं किसी तालाब से माथे पर कछुआ लिए वो एलियन निकलती है जिसके हाव भाव देखकर किनारे पर बैठा मछली पकड़ता हुआ आदमी डर के मारे अपने व्हील चेयर को वहीं छोड़कर भाग जाता है। देखा, दिस इज द पावर ऑफ डर। एक अपाहिज आदमी को भी दौड़ा दिया। इस एलियन का नाम है नंबर 7। ये कुछ ज्यादा अटपटा नाम नहीं है बट डोंट वरी, धरती पर इसका नाम ज्याओची है और ये केप टाउन नामक एक ग्रह से यहाँ आई है और ये है इसका प्राइवेट सेक्रेटरी ज्याओबू। बीते 7 दिनों से ज्याओची पानी में ही बेहोश डूबी हुई थी, जिस दौरान पानी के अंदर के कछुए ने ज्याओबू का सीपीयू खा लिया और अब ज्याओबू ही कछुए में बदल गया। खैर, फिर पता चलता है कि जो एयरक्राफ्ट इन दोनों को लेकर अर्थ पर आया था वो कब का यहाँ से जा चुका है और ये दोनों अकेले दुकेले एलियन अर्थ पर फंस चुके हैं। एलियंस तो बहुत ही ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल है, कितने सबऑर्डिनेट्स को ट्रैवल करवा रहे हैं, काउंट ही नहीं किया। वही तो। बट टेंशन नहीं लेने का, एन्यूनकीनेटर नामक एक यंत्र है जिसे हम अपने भाषा में पीके का रिमोटवा भी कह सकते हैं। उससे ये लोग उन एलियंस को यहाँ फिर से बुला सकते हैं। बट ये क्या, इनका रिमोटवा तो खो गया। Oh, no! अच्छा, तो वो लॉकेट की चमकती हुई चीज ही इनका रिमोटवा थी। पर अब क्या? और क्या, अब दोनों उस इंसान को ढूंढेंगे जिसको ज्याओची ने बचाया था क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम हो ना हो इनका रिमोटवा उसी के पास होगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेल हार्मोन्स के जाल में फंसी हमारी झल्ली सी ज्याओची ने अपना ध्यान उसके एब्स पर ही केंद्रित कर रखा था, जिस वजह से इसे उसका चेहरा याद ही नहीं।
फैंग लेंग की दर्जन भर एक्स गर्लफ्रेंड्स ने उसके खिलाफ मोर्चा निकाला है और उसे शादी करने पर तुली हुई है। उन्होंने सारे मीडिया को भी वहाँ इकट्ठा कर लिया है और ये खबर पूरे शहर में तहलका मचा रही है। पर ये मसला अपने लेंग के लिए टेक चिलपिल वाली बात है। वो अपना अपार पैसा, स्मार्ट ब्रेन और कंपनी के टेक का इस्तेमाल करके उन सभी एक्स गर्लफ्रेंड को एक एक करके उनके मनचाही चीज ऑफर करके उनका शादी और मोर्चा वाला प्लान ड्रॉप करवा देता है। और जो लड़कियां अभी तक उसके खिलाफ शोर मचा रही थी, अब वही उसकी तारीफ करने लगती हैं। लेंग का सेक्रेटरी मिस्टर हान उसे वो पत्थर देकर बताता है कि एक्सीडेंट वाले दिन लेंग इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़े हुआ था। इस पर लेंग उसे वो पत्थर रिसर्च डिपार्टमेंट भेजने को बोल देता है। उधर अपनी ज़्याओची उस आदमी को ढूंढने के लिए उसका तस्वीर बना रही होती है, बट गेस व्हाट, क्योंकि इसे उस आदमी का चेहरा याद ही नहीं, तो वो उसके एब्स को ड्रॉ कर देती है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। उसके बाद वो एक मॉल जाकर अलग अलग कपड़े पहनने लगती है, क्योंकि इसके पास कपड़े तो है नहीं। तभी उसकी नजर एक वेडिंग ड्रेस पर पड़ती है जो उसे काफी पसंद आता है और वो उसे भी पहन लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं जो चोर चोर बोलकर उसे दौड़ा देते हैं। दौड़ते दौड़ते वो रोड पर आ जाती है और आती जाती कार्स को देखकर उसे वो कार एक्सप्लोजन याद आ जाता है और वो डर के मारे वहीं बढ़ जाती है। कोइंसिडेंटली लेंग की गाड़ी भी ठीक वहीं पर आकर रुकती है और उसी समय ज़्याओची टाइम स्टॉप कर देती है। बट हैरानी की बात तो ये है कि जहाँ हर एक चीज रुकी हुई है, लेंग पर उसका कुछ असर ही नहीं हुआ। वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी ज़्याओची खड़ी होती है और ये नोटिस किए बिना कि कोई उसे देख रहा है, वो खुशी खुशी रोड क्रॉस करके चली जाती है और सारी चीजें वापस नॉर्मल हो जाती है। लेंग को लगता है कि उसका एक भ्रम है और वो अपने पर्सनल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जैंग के पास पहुंचता है, जो उसकी सारी बातें सुनने के बाद बोलते हैं कि तुम्हारी कंडीशन तो और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। लेंग की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा यानी कि बचपन में पहुंचे किसी सदमे की वजह से है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या ट्रॉमा किसी भी तरह का पागलपन नहीं है, बस एक मानसिक बीमारी है, नथिंग एल्स। इसे अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल का बैड एंड क्रेजी सीरीज देख सकते हैं, जिसमें स्पेशली इसी चीज पर फोकस किया गया है विद फुल ऑफ एडवेंचर एंड क्रेजीनेस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में पूरी कहानी। ओके, अब सीरीज पर आते हैं। लेंग को एमनीशिया है यानी कि भूलने की बीमारी, पर कोई नॉर्मल नहीं बल्कि बड़ी ही यूनिक सी भूलने की बीमारी, जिसमें हर बारिश के बाद वो हर उन लड़कियों को भूल जाता है जो रिसेंट में उसे कांटेक्ट में रही हैं, और इसी वजह से हर बारिश के बाद वो एक नई गर्लफ्रेंड बना लेता है, शायद इस आशा में कि उसकी बीमारी क्योर हो जाए, जिस वजह से लोग उसे प्ले बॉय और वुमेनाइजर भी कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आया है। इसके साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का कारण इसकी माँ है, जिनकी मौत एक तूफानी बारिश वाले रात में हो गई थी। उस बात का सदमा लेंग को इतना ज्यादा लगा कि माँ को खोने का दर्द इसके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गया, जिसके बाद से ही इसे ये यूनिक एमनीशिया हो गया, जिसे फीमेल टारगेटिंग एमनीशिया कहा जाता है। पर ये बात कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है, जिस पर लेंग आंख बंद करके भरोसा करता है। इसके पास एक मेमोरी बैंक है जिसमें ये सारे मेमोरीज कलेक्ट करके रखता है और भूलने के बाद उसकी मदद से सारी यादें मेमोराइज कर लेता है। उधर एप्स वाले बंदे को ढूंढते ढूंढते ज़्याओची एक बार पहुंच जाती है, जहां इतने सारे एप्स और मेल हार्मोन्स की जमघट में इसका दिल गार्डन हो जाता है। पर इसे इसका एप्स वाला बंदा नहीं मिलता। वो पीकर टल्ली होने लगती है। तभी गलती से वो लोग ज़्याओबू पर वाइन गिरा देते हैं, जिस वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। गुस्से में ज़्याओची सबको डांटकर भगा देती है। तभी उसकी नजर स्टेज पर गाते हुए एक इंसान पर पड़ती है। नहीं है अकेले ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा तभी किसी का फोन आता है और वो वहाँ से भागता है। फिर पता चलता है कि ये लेंग का सौतेला भाई फैंग ली है, जो लेंग से छोटा है और लेंग इसे बहुत मानता है। पर क्योंकि ली बहुत ज्यादा शरारती है तो वो इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है। लेंग ने इसे इसकी पेंटिंग कंप्लीट करने को कहा था, जिसका एग्जीबिशन होने वाला है, पर ये भाग कर यहाँ फकैती करने आ गया। बट लेंग इसकी रग रग से वाकिफ है, इसीलिए वो पहले ही सेक्रेटरी हान को यहाँ भेज चुका है, जो इसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। बाय बाय टाटा
गुड बाय। ज्याओची को बार ओनर पकड़ लेती है जो उससे बिल पे करने को बोलती है, पर अपनी ज्याओची इतनी ज्यादा टल्ली हो चुकी है कि बेहोश हो जाती है और उसके पहनावे को देखकर बार ओनर को लगता है कि ज्याओची बहुत पैसे वाली है, इसीलिए वो रात को उसे अपने पास ही रख लेती है ताकि नेक्स्ट डे जब उसे होश आए तो वो उसे उसका बिल पे करवा पाए। बट अपनी झल्ली के पास तो पैसे है ही नहीं, इसीलिए वो बोलती है कि आपके पैसे चुकाने के लिए आप जो बोलोगी मैं वो सब करूंगी। उसके बाद बार ओनर मिस चाय बिस्कुट, मेरा मतलब है मिस चाय, जो एक रेस्टोरेंट की भी मालकिन है, वो उसे डिलीवरी गर्ल के काम पर रख लेती है। अब हमारी झल्ली को फिर से सड़क पार करना होता है और वो कार से फिर से डर रही होती है और कोइंसिडेंस तो देखो, लेंग इस बार भी यहीं पर है। बट अपनी केयर फ्री झल्ली फिर से कुछ नोटिस किए बिना ही वहाँ से खुद को टेलीपोर्ट कर लेती है। लेंग को फिर से लगता है कि ये उसका कोई भ्रम था। ज्याओची टेलीपोर्ट होकर डिलीवरी देने पहुंचती है तो पता चलता है कि ये तो ली है जिसे इसके भाई ने कैद करके रखा है और इसे तब तक बाहर जाने की परमिशन नहीं है जब तक ये अपनी सारी पेंटिंग फिनिश ना कर ले। पर अपना ली तो ठहरा आजाद पंछी, तो ये पिंजरे में कैसे कैद रह सकता है भला। इसीलिए वो ज्याओची से मदद मांगता है और उसके कपड़े पहनकर गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। पर लेंग वहाँ पहुँच जाता है और दोनों चिंदी का ट्रिक पकड़ लेता है और यहाँ पर पहली बार ये दोनों सामने से आमने सामने होते हैं। ज्याओची वहाँ से भागने लगती है तो पता चलता है कि जब लेंग उसे छूता है तो उसके पावर्स काम नहीं करते, पर क्योंकि इसे यहाँ से भागना है तो वो इस बात पर अभी ध्यान नहीं देती और उन्हें चकमा देकर भाग जाती है। बट उसके लाए हुए खाने के बिल से लेंग को रेस्टोरेंट का पता मिल जाता है। ज्याओची जब रेस्टोरेंट पहुँचती है तो ली ने उसके कपड़े पहले ही वापस कर दिए हैं और साथ ही मैसेज भी छोड़ा है कि ज्याओची की मदद के लिए वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है और इसीलिए ज्याओची को ट्रीट देने के लिए शाम को मिलने बुलाया है। उसके बाद शाम को जब अपनी झल्ली सारे डिलीवरीज देकर रेस्टोरेंट लौटती है तो लेंग वहीं बैठा होता है जिसने रेस्टोरेंट का पूरा फ्लोर बुक कर रखा है। Oh no! पर रेस्टोरेंट की मालकिन मिस चाय बिस्कुट, मेरा मतलब मिस चाय, उसे दरवाजे पर रोक लेती है जो बोलती है कि कस्टमर ने स्पेशली तुम्हारे हाथों का बना खाना खाने का फरमाइश किया है। अब तो इसके पास कोई दूसरा चारा है नहीं, तो बेचारी किचन चली जाती है, पर इसे खाना बनाना आता तो है नहीं तो किचन में आग लगा देती है। तब लेंग अपनी शर्ट उतारकर आग बुझाता है और इसके एब्स देखकर ये झल्ली अपने कंट्रोल से बाहर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सारे मेल हार्मोन्स के मुकाबले लेंग का मेल हार्मोन ज्यादा अट्रैक्टिव है। वो उसके एब्स को छूकर उसके हार्मोन्स के मजे लेने लगती है और इसी दौरान उसकी नजर लेंग पर पड़ती है और उसे अचानक से याद आता है कि ये तो वही है जिसे उसने बचाया था। लेंग बार बार उसका हाथ हटा रहा होता है, पर इसके हार्मोन्स वाले जंजाल में ये इस तरह से फंसी हुई है कि अपना हाथ हटा ही नहीं पा रही। लेंग पूछता है फैंगली कहाँ है। वो उसे बताने ही वाली होती है कि तभी अपने सेंसेस में आती है और नहीं बताती। इस पर लेंग उसके करीब जाने लगता है। अब तो हार्मोन्स के जंजाल में फंसी अपनी झल्ली पूरी तरह से मंद मुक्त हो चुकी है। वो फ्लो में उसे बता देती है कि वो कहाँ है। फिर क्या था, फैंगली को लेने के लिए वो निकल पड़ता है और अपनी झल्ली भी अपने सेंसेस में आकर उसके पीछे दौड़ती है। वो अपना टेलीपोर्टेशन यूज करके पहले ही ली के पास पहुंच जाती है और उसे वहाँ से भागने को बोलने लगती है, पर ली उसके सामने शो ऑफ करने लगता है, ये बोलते हुए कि सब चीज कंट्रोल में है, मेरा भाई यहाँ नहीं आ सकता, और उसे खाना ऑफर करता है। जिसके बाद दोनों खाते खाते बातें करने लगते हैं। पर तभी ज्याओची को लेंग के बॉडी से अपने एन्यूकिनेटर यानी कि रिमोटवा की खुशबू आने लगती है। वो लोग ली को ले जाने लगते हैं और उसे रोकने के बहाने से ज्याओची लेंग की पूरी बॉडी की तलाशी करने लगती है और ये सब देखकर ली भी लाइक, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सच्ची दोस्त हो। बट अनफॉर्चुनेटली ज्याओची को अपना रिमोटवा नहीं मिलता। ये सुनकर कि वो लोग ली को लॉक करने के लिए लेंग के घर लेकर जाने वाले हैं, ज्याओची सोचती है कि हो ना हो जरूर उसका रिमोटवा लेंग के घर में ही होगा और वो उसके पैरों पर पड़ जाती है, ये ड्रामा करते हुए कि ली मेरा एक लौता दोस्त है, अगर तुम उसे कैद करना चाहते हो तो मुझे भी ले चलो। ये देखकर ली भी उसका दूसरा पैर पकड़ लेता है और अब दोनों मिलकर नौटंकी करने लगते हैं। फिर क्या था, लेंग को ज्याओची को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। वो लोग ज्याओची को गेस्ट रूम में ठहराते हैं और मौका मिलते ही वो अपने रिमोटवा की तलाश में लग जाती है, जिस दौरान उसकी नजर लेंग पर पड़ती है जो नहा रहा होता है। फिर क्या था, Oh no! कौन है वो? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लेंग
के सोने के बाद वो फिर से उसके रूम पहुंचती है और अपनी खोज में लग जाती है, पर वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो उसके पास आकर अपने रिमोटवा की तलाश में उसे स्कैन करने लगती है, पर तभी वो उसे पकड़कर बेड पर पटक देता है। एक तरफ जहाँ लेंग को लग रहा है कि ये चोर है और यहाँ कुछ चुराने के लिए आई है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके फ्रेश चेहरे को इतने करीब से देखकर ये झल्ली खो गई है। तभी जोर से झंझोलने की वजह से ये अपने होश में आती है। ज्याओकी उसे क्लियर करती है कि मैं कोई चोर नहीं बल्कि अपना एन्यूकिनेटर लेने के लिए आई हूँ, पर लेंग को तो इस चीज का कोई आइडिया है नहीं और ये झल्ली पर भरोसा भी क्यों करे। इस पर झल्ली बोलती है तो ठीक है, चेक कर लो मुझे, और अपने कपड़े खोलने पर आ जाती है। ये देखकर लेंग पीछे हट जाता है और उसे भला बुरा बोलकर रात को ही अपने घर से बाहर फेंकवा देता है। अगले दिन जब ये बात ली को पता चलती है तो वो अपने भाई से आर्ग्यू करने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, पर ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसका भाई एक धौंस जमाने वाला अकड़ू है जिसके सामने इसकी कुछ नहीं चलती। ली की माँ जो लेंग की सौतेली माँ है, वो लेंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती और चाहती है कि इसका बेटा यानी कि ली कंपनी का CEO बने। इसीलिए ये अपने भाई के साथ मिलकर लेंग को हमेशा नीचे गिराने की कोई न कोई साजिश रचती रहती है। और इस बार इसके हाथ ये खबर लग चुकी है कि लेंग के साथ कोई न कोई प्रॉब्लम तो जरूर है, पर एक्चुअली में क्या है इस बात का इन्हें कोई आइडिया नहीं है और न ही कोई सबूत। इसीलिए ये लोग एक लड़की को अब्रॉड से बुलवाते हैं ताकि उसके साथ मिलकर लेंग के खिलाफ साजिश कर सके। इस लड़की का नाम जियांग जुई है जो कि फेंग लेंग की ही तरह एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। वो किसी को मैसेज करती है कि मैं वापस आ गई। अब इसने किसे मैसेज किया है ये आपको आगे पता चलेगा। उधर अपनी झल्ली ज्याओची अब अकड़ू के कंपनी पहुंच जाती है अपना रिमोटवा ढूंढने के लिए। अकड़ू लेंग लिफ्ट के पास खड़ा होता है जहां वो बाकी फीमेल एम्प्लॉइज को पहले जाने का ऑर्डर देकर वहीं वेट करने लगता है। तभी अचानक से फिर से सब कुछ रुक जाता है और इस बार भी ज्याओची क्लूलेसली लेंग के सामने से आकर लिफ्ट पर चढ़ जाती है, जो देखकर लेंग अबाक रह जाता है। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है और लेंग को फिर से लगता है कि ये उसका कोई भ्रम था। झल्ली अकड़ू के कैबिन में आकर अपना रिमोटवा ढूंढने लगती है कि तभी उसके आने की आहट सुनकर वो सारी चीजें वापस नॉर्मल करते हुए छुप जाती है। पर बुक्स की गलत अरेंजमेंट्स को देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ छेड़छाड़ की गई है। वो बोलता है चुपचाप बाहर आ जाओ। ये सुनकर ज्याओची चुपके से पीछे से आकर उसे बांध देती है और बोलती है मेरा एन्यूकिनेटर वापस करो। लेंग बोलता है फिर से एन्यूकिनेटर, आखिर ये बला है क्या? ज्याओची बोलती है इंसानी भाषा में बोले तो हाँ, एक चिप जैसा चीज जो भुक-भुक करता है। लेंग बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अब अपने अकड़ू को लगने लगता है कि ज्याओची उसका अटेंशन पाने के लिए ये सब नौटंकी कर रही है और वो उसे सुनाने लगता है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। तुमसे मतलब? जियांग जुई एफ ग्रुप आती है और लेंग के सौतेले मामा से मिलती है, जहां पता चलता है कि जुई और लेंग के फैमिली ने मिलकर दोनों के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करी है और इसीलिए वो आज यहाँ लेंग से मिलने के लिए आई है। इधर मौका पाते ही लेंग खुद को खोल लेता है और ज्याओची को दीवार की तरफ पुश करके धमकाने लगता है। तभी सौतेले मामा की आवाज आती है, जो सुनते ही वो ज्याओची को नीचे छुपाकर उनसे बातें करने लगता है, जो यहाँ ये खबर देने आए हैं कि जुई ब्लाइंड डेट के लिए आई है। लेंग अपना तबीयत खराब होने का बहाना देकर जुई को वहाँ से भेज देने को बोलता है, जिसके बाद मामा वहाँ से चले जाते हैं और ज्याओची भी वहाँ से भागती है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, जुई लेंग की कार का तोड़फोड़ कर देती है, जिस वजह से लेंग को उससे मिलने के लिए वहाँ आना ही पड़ता है। लेंग को वो कुछ जानी पहचानी लगती है, पर जुई बोलती है हम पहली बार मिल रहे हैं। फिर वो उसके साथ फोटो खींचती है एज अ प्रूफ कि दोनों ने ब्लाइंड डेट किया था और फिर चली जाती है। उधर जब ली पेंटिंग करके उठता है तो पता चलता है कि जुई ने इसे ही मैसेज किया था। पास्ट में दोनों साथ में पेंटिंग करते थे और ली जुई को बहुत पसंद करता था, पर अभी इस मैसेज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब और डिप्रेस हो जाता है। वो पहरा दे रहे गार्ड्स को मारकर अपने भाई के गिरफ्त से भाग जाता है और अपनी झल्ली के पास पहुंचता है, जिसे देखते ही अपनी झल्ली तो जैसे पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ये दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार। Oh my God! Wow! ली ज्याओची से बातें करते हुए ड्रिंक कर रहा होता है और अपनी ज्याओची सॉफ्ट ड्रिंक पी रही होती है। पीते पीते वो टल्ली होकर बेहोश हो जाता है और ज्याओची उसे जगाने लगती है। उसे देखकर ली को लगता है कि ये जुई है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। ज्याओची की स्किन बहुत सेंसिटिव है, स्पेशली इसका हाथ, इसीलिए अगर कोई इंसान इसका हाथ छू ले तो इसका फ्रोजन डिफेंस सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है और इसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। वो रेस्टोरेंट के वेयर हाउस में जाकर अपने ठंडेपन से स्ट्रगल करने लगती है। ली को ढूंढते हुए जब लेंग मिस चाय बिस्कुट के रेस्टोरेंट पहुंचता है तो देखता है कि ली तो वहाँ टल्ली
पड़ा है। वो सेक्रेटरी हान को कॉल करके ली को वहाँ से ले जाने को बोलता है और घूमते हुए वेयर हाउस पहुँच जाता है जहाँ जियाओची बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ चुकी है। वो डॉक्टर को कॉल करने लगता है पर जियाओची उसे मना कर देती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाने लगता है पर वो डिसबैलेंस हो जाता है। उसके शरीर की गर्माहट की वजह से जियाओची उसमें चिपक जाती है और उसे रियलाइज होता है कि लैंग का शरीर दूसरे इंसानों से ज्यादा गर्म है। उसके शरीर की गर्माहट ठंडी पड़ी जियाओची को बहुत अच्छी लगने लगती है और वो उसे और भी ज्यादा चिपकने लगती है, जिस वजह से एक एक्सीडेंटल किस हो जाता है। ये तो साला होना ही था। लैंग शॉक की वजह से वहीं फ्रीज हो जाता है। जियाओची इतनी ज्यादा ठंडी पड़ चुकी है कि अब इसे बेहोशी छाने लगती है। लैंग तुरंत अपना शर्ट उतारकर उसे ढक देता है। जियाओची लैंग के शरीर की गर्माहट को फील करने के लिए फिर से उसके करीब आने लगती है। फिर लैंग भी उसे पकड़कर वहीं बैठ जाता है और इसी तरह दोनों पूरी रात ऐसे ही बिता देते हैं। अगली सुबह जब मिस चाय बिस्किट वेयर हाउस आती है तो इन्हें इस तरह से देखकर इनकी फोटो खींचकर भाग जाती है, जिसकी आवाज से लैंग की नींद टूट जाती है, पर वो वहीं शांति से बैठा रहता है, या फिर ये कह लो कि वो जियाओची के जागने का इंतजार कर रहा है। एनीवे, तभी जियाओची भी जाग जाती है और दोनों पट से अलग हो जाते हैं। वो उसे पूछता है कि वो इतनी ठंडी क्यों पड़ गई थी। जियाओची उसे झूठ बोल देती है कि फ्रीजर रूम में ज्यादा देर रहने की वजह से। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लैंग समझ तो जाता है कि वो झूठ बोल रही है, पर वो इस बात पर कुछ नहीं बोलता और उसे धमकाता है कि मेरे भाई से दूर रहो, और चला जाता है। फिर मिस चाय बिस्किट जियाओची को वो फोटो दिखाती है जिसमें अपनी झल्ली नोटिस करती है कि इसने तो लैंग को डायरेक्ट टच किया है, पर फिर भी इसके शरीर के डिफेंस सिस्टम पर कुछ असर क्यों नहीं पड़ा। फिर वो फोटो को डिलीट कर देती है। उसके बाद वो सीधा एफ ग्रुप पहुंचती है जहां लैंग ली को फिर से बंद करने के लिए पकड़कर ले जा रहा था। ये कंफर्म करने के लिए कि लैंग के टच से इसे सच में कुछ होता है या नहीं, वो अपने ग्लव्स खोलती है और अटैक मोड में आ जाती है। ये देखकर ली को लगता है कि इसकी दोस्त इसे बचाने के लिए लैंग से लड़ने वाली है, इसीलिए वो इसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि लैंग ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। पर तभी अपनी जियाओची लैंग को टच करने के लिए उसमें चिपकने लगती है और मौके का फायदा उठाकर ली फिर से भाग जाता है। लैंग गुस्से से उसे दीवार की तरफ पुश करता है, जो देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर जियाओची को दो बातें कंफर्म हो जाती है। पहला ये कि लैंग के टच से इसके स्किन पर कोई रिएक्शन नहीं होता, और दूसरा ये कि जब लैंग इसे टच करता है उस समय ये अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लैंग उसे बुरा भला सुनाकर चला जाता है। लैंग जुई से मिलने पहुँचता है क्योंकि इसे पता चला है कि फॉरेन में ली की पेंटिंग्स की जो भी पॉपुलैरिटी है उसमें जुई का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसने उसकी पेंटिंग्स को बहुत जगह प्रमोट किया है और सबको सजेस्ट किया है। बट लेट मी क्लियर, ये बात ली को नहीं पता है। एनीवे, लैंग के पूछने पर कि वो ली की इतनी मदद क्यों कर रही है, जुई बोलती है क्योंकि वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो चाइना में मिलना बहुत रेयर है, इसीलिए उसे सपोर्ट करना मेरा फर्ज है। इसी तरह से दोनों बातें करने लगते हैं और ली की आर्ट एग्जीबिशन के लिए साथ में काम करने का डिसाइड करते हैं। उसकी बातें सुनकर लैंग फिर से उसे पूछता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जुई उसकी बातों को टाल देती है। ली को ढूंढते ढूंढते जियाओची वहीं पहुंचती है जहां लैंग ने पहली बार उसे बंद करके रखा था। बट इस बार लैंग ने उसे बंद करके नहीं रखा है, उल्टा उसके आदमी तो अभी तक उसे खोज ही रहे हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि दिया तले ही अंधेरा होता है, तो इसने वही काम किया है और स्मार्टली वहीं छुप गया है जहां ढूंढे जाने का चांस ना के बराबर है। वो अपनी झल्ली को वहीं बैठाकर उसकी पोर्ट्रेट बनाने लगता है, जहां पता चलता है कि ली जल्दी किसी की पोर्ट्रेट नहीं बनाता। अपनी झल्ली वो दूसरी है जिसकी वो पोर्ट्रेट बना रहा है। इसने अपना पहला पोर्ट्रेट अपने स्कूल टाइम पर बनाया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो किसका होगा। पोर्ट्रेट तैयार हो जाती है, पर ली को उसमें कुछ कमी लगती है। वो उसके होठों पर रेड कलर कर देता है और फिर वही रेड कलर जियाओची के होठों पर करने लगता है, जिससे अपनी झल्ली खुश हो जाती है। इज इट ओनली मी, या ये दोनों सच में निब्बा निब्बी वाली नौटंकी कर रहे हैं? जा पूछ क्या। जब लैंग को पता चलता है कि ली ने जियाओची की पोर्ट्रेट बनाई है, तो वो सेक्रेटरी हान से बोलता है कि कल से सबका लंच जियाओची के ही रेस्टोरेंट से आना चाहिए, जिसे जियाओची ही डिलीवर करेगी। एक्चुअली लैंग के नजर में जियाओची एक अच्छी इंसान नहीं है और ये अपने भाई को उससे दूर रखना चाहता है, इसीलिए ये उसे उतना बिजी ही कर देना चाहता है कि उसे ली से मिलने का मौका ही नहीं मिल पाए। मस्त प्लान है। अगले दिन कंपनी में खाना डिलीवर करने के लिए मिस चाय बिस्किट अपनी झल्ली को एक स्कूटी गिफ्ट करती है, पर अपनी झल्ली को तो इसे चलाना आता ही नहीं, इसीलिए वो सारा खाना गटर में गिरा देती है। खाने का टाइम हो गया है और लैंग को भूख लगने लगती है। वो फोन में देखता है कि जियाओची तो एक ही जगह पर काफी देर से रुकी हुई है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो ये झल्ली गटर के अंदर से खाना निकाल रही होती है। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इस वक्त सूरज की रोशनी के बीचों बीच खड़ा लैंग जियाओची को बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा है, लेकिन तभी अचानक से वो डिसबैलेंस हो जाती है। लैंग उसे खींचकर बाहर निकालता है।
दोनों पट से एक दूसरे से अलग होते हैं और लेंग उसे खींचकर अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है और वहीं के शावर में उसे नहाने भेज देता है। पर अपनी झल्ली को अपना खाना टाइम पर डिलीवर करने की पड़ी है, इसीलिए वो फटाक से चेंज करती है और खाने वाला वही गंदा बैग लेकर भागने लगती है। लेंग की नजर उस पर पड़ती है और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब ज़्याओची को फिर से कार्स का सामना करना है, इसीलिए वो फिर से टाइम को स्टॉप कर देती है और झूमते नाचते गाते हुए जाने लगती है। लेंग फिर से सारा नजारा देखकर अबाक। तभी उसकी नजर ज़्याओची पर पड़ती है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और बोलने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। अब ज़्याओची का दिमाग खराब। लेंग बहुत परेशान होकर बोलने लगता है कि प्लीज बताओ ये सब क्या हो रहा है, ये सच है या भ्रम। पर ज़्याओची उसे चकमा देकर सब कुछ नॉर्मल करके भाग जाती है। लेंग फौरन मॉल के बाथरूम पहुँचता है। ज़्याओची वही होती है जो नाटक करने लगती है कि तुम ताका झाकी करने आए हो। माफी के तौर पर लेंग उसे अपना कार गिफ्ट कर देता है और इस इंसिडेंट के बारे में अपना मुंह बंद रखने का बोलकर चला जाता है। वो सीधा डॉक्टर ज़ैंग के पास पहुंचता है और उसे सारी बातें बताते हुए बोलता है, हर बार मेरे भ्रम में एक लड़की जरूर होती है जिसका नाम ज़्याओची है। अब तो वो मुझे जानी पहचानी लगने लगी है, पर रिसेंट में ही मैं एक और लड़की से मिला जो मुझे जानी पहचानी लगती है, पर मेरी मेमोरी बैंक में उसके बारे में कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर डॉक्टर ज़ैंग बोलते हैं, एक तुम्हारा रियलिटी रिप्रेजेंट करती है और एक तुम्हारी सबकॉन्शियसनेस। अब ये तुम्हें चूज करना है कि तुम रियलिटी में रहना चाहते हो या भ्रम में। पर लेंग पूरे अकड़ के साथ मना कर देता है क्योंकि इसे ये पागलपन लग रहा है। पहचान कौन? अरे ये मिस चाय बिस्किट है जो अकड़ू लेंग के द्वारा अपनी झल्ली को गिफ्ट किए गए कार में डिलीवरी से लेकर आई है। कॉज अपनी झल्ली को तो कार चलाना आता है नहीं। सर घूमे चक्कर खा नहीं, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रन। मिस चाय बिस्किट इसे हिदायत देती है कि मेक श्योर कि मिस्टर फेंग लेंग अपना खाना खा ले, वरना वापस मत आना। इसीलिए ज़्याओची पर्सनली लेंग का खाना लेकर उसके कैबिन पहुंच जाती है जहां वो ऑनलाइन मीटिंग कर रहा होता है। पर ज़्याओची की शोर की वजह से उसे बीच में ही मीटिंग रोकनी पड़ती है। ज़्याओची खुद से ही उसे खाना खिलाने लगती है क्योंकि लेंग ने कहा कि वो बाद में खा लेगा और इसका बिना खाना खत्म किए झल्ली लौट नहीं सकती, वरना मिस चाय बिस्किट इसकी बैंड ही बजा देगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अचानक से लेंग की हालत खराब होने लगती है। तभी जुई वहाँ पहुँचती है और पता चलता है कि लेंग को सी फूड से एलर्जी है और ज़्याओची जो उसे खिला रही थी वो सी फूड ही था। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? ज़्याओची उसके दिए हुए कार का चाबी रिटर्न करने के लिए दोबारा उसके पास पहुंचती है, पर उसकी हालत देखकर तुरंत उसे पीठ पर उठाकर नीचे ले जाती है। वो लोग कार में बैठकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेंग की हालत खराब होती जा रही थी, इसीलिए झल्ली अपना तिगड़म लगाती है और किसी और की स्कूटी उठा लेती है। पर इसे तो स्कूटी चलाना नहीं आता था ना। हट, कोई जादू नहीं, एलियन है यार, सीख लिया होगा। ये भी ठीक है। बट देन अगेन इसके कार का डर वो स्कूटी को उड़ा लेती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। ना मुन्ना ना, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। लेंग बोलता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा भ्रम है? ज़्याओची बोलती है, क्योंकि ये मेरा भी भ्रम है। क्यों? तुम भ्रम में हो सकते हो पर मैं नहीं हो सकती। ये भी ठीक है। लेंग अब खतरे से बाहर है और सोया हुआ है। भले ही ज़्याओची ने जानबूझकर वो सब नहीं किया, पर फिर भी लेंग की ये हालत तो हुई इसी की वजह से है। इसीलिए डॉक्टर ज़ैंग ज़्याओची को वहाँ से भगा देते हैं। गजब बेइज्जती है। होश में आते ही लेंग ज़्याओची को ढूंढने लगता है और डॉक्टर ज़ैंग को बताता है कि ज़्याओची वही स्पेशल लड़की है जिसके बारे में उसने बताया था। अगले दिन एज एन अपॉलजी अपनी झल्ली अकड़ू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुंचती है, पर तभी खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है। फिर क्या था, दोनों खुजली खुजली खेलने लगते हैं। ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है। लेकिन तभी सावधानी हटी और What the is going on here? डॉक्टर चेकअप के बहाने झल्ली को बाहर भेज देते हैं, बट इन रियलिटी ये लेंग की सौतेली माँ के द्वारा भेजे गए डॉक्टर्स हैं जो इसे हिप्नोटाइज कर इसे सच उगलवाने आए हैं। पर लेंग समझ जाता है और उन्हें भगाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। तभी ज़्याओची फिर से वहाँ लौटती है क्योंकि इसने उसे ब्रेकफास्ट तो दिया ही नहीं। अंदर की आवाजें सुनकर इसे गड़बड़ लगती है और अपने पावर से दरवाजा तोड़कर वो लेंग को बचा लेती है। बाल बाल बच गया रे देवा। जब ज़्याओची रेस्टोरेंट पहुंचती है तो न्यूज पर लेंग की खबर फैली थी जिसमें लेंग के हॉस्पिटल जाने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया था। ज़्याओची मिस चाय बिस्किट को बताती है कि लेंग की हालत हमारे खाने की वजह से हुई थी क्योंकि उसे सी फूड से एलर्जी है। अब मिस चाय बिस्किट की हालत खराब कि अब तो इसका रेस्टोरेंट गया।
वो बोलती है अब हमारा रेस्टोरेंट तुम्हारे ही हाथ में है, उसके पास जाओ और पल पल उसके साथ रहो, उसके सेहत का ख्याल रखो ताकि वो हमारे रेस्टोरेंट को कुछ ना करे। शाम को लेंग अपनी झल्ली के ही बारे में सोच रहा होता है, 'cause why not? तभी अपनी झल्ली अपना बोरिया बिस्तरा लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और लेंग से बोलती है, मिस चाय बिस्किट ने मुझे निकाल दिया है, प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। फिर क्या था, लेंग मान जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। उसके बाद सोते वक्त जियाओची अपने भ्रम के नाम पर उसे पूरा ब्रह्मांड का नजारा दिखाने लगती है, जो देखकर लेंग बहुत खुश होता है। लेकिन फिर अगले ही पल उसकी नजर सिर्फ बड़बड़ करती हुई अपनी झल्ली पर ही टिक जाती है और फ्लो में वो उसका हाथ पकड़ लेता है। होश में आते हैं और पट से एक दूसरे से हट जाते हैं और फिर लेट जाते हैं। अगले दिन ली लेंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता। तभी जुई भी वहां पहुंचती है, जो उसे देखकर उसका पीछा करके उसे रोकती है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं, जहां पता चलता है कि जुई लेंग को चाहती है और उसी के करीब जाने के लिए पास्ट में उसने ली से दोस्ती की थी। एंड ऑब्वियसली अपना ली इस बात के लिए इसे अभी भी नाराज है। जुई ने तो सिर्फ इसका इस्तेमाल किया, पर ली को तो उससे चाहत हो गई थी जो आज तक वो जुई को नहीं बता पाए। जुई बोलती है अब गुस्सा छोड़ भी दो यार, और उसे बताने लगती है कि उसने ली के लिए क्या क्या किया, उसके पेंटिंग को रेकमेंड करना एंड ऑल, और अब उसके एग्जीबिशन में मदद भी कर रही है। फिर वो बोलती है बचपन की सारी बातें बहुत पुरानी हो चुकी है और लेंग को शायद वो सब याद नहीं, इसीलिए तुम प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना, मैं इस मैटर को अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी। उधर सेक्रेटरी हान खबर देते हैं कि फिर से बारिश होने वाली है। ये सुनकर लेंग के चेहरे का रंग उतर जाता है। वो झल्ली से बोलता है तुमने कहा था कि तुम्हारे भ्रम में तुम एक एलियन होती हो, तो ये बताओ कि अगर तुम्हारे प्लेनेट पर कोई तुम्हें भूल जाए तो? जियाओची बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग अपने सारे मेमोरीज को डेटा में स्टोर करके रखते हैं। लेंग बोलता है और अगर वो डिलीट कर दे तो? जियाओची बोलती है तो मैं भी अपनी मेमोरी से उसे डिलीट कर दूंगी, जब उसे नहीं पड़ी तो मैं क्यों उसकी परवाह करूं? लेंग बोलता है अच्छी बात है, अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आया तो मुझे भी डिलीट कर देना, और तैयार होकर चला जाता है। वो अपने मेमोरी बैंक के पास जाता है जो पूरी सिक्योरिटी से लैस है, और कुछ गिने चुने लोग जिस पर लेंग भरोसा करता है बस वही वहाँ है। डॉक्टर जेंग वहाँ आकर उसे बताते हैं कि इस बार की बारिश तुम्हारे लिए बहुत घातक हो सकती है, क्योंकि इस बार की तुम्हारी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब है। इस बार तुम्हें बार बार भ्रम हुए हैं। अक्सर तुम रिसेंट में मिली लड़कियों को भूलते थे और अपनी मेमोरी बैंक से उन सबको याद कर लेते थे, पर मुझे डर है कि कहीं इस बार तुम अपनी सौतेली माँ को भी ना भूल जाओ। मेरी बात मानो, तुम बारिश होने से पहले ही इस शहर से बाहर चले जाओ। उधर पता चलता है कि जुई को लेंग के भूलने की बीमारी के बारे में पता है, और उसने लेंग के पीछे एक आदमी को लगा रखा है जो उसे पल पल की खबर देता रहता है। एंड माइंड यू, ये उन्हीं आदमियों में से एक है जिस पर लेंग भरोसा करता है, बट ये है कौन ये आगे पता चलेगा। जियाओची जब रेस्टोरेंट पहुंचती है तो सारी चीजें तहस नहस पड़ी होती है, और पता चलता है कि न्यूज में ये खबर फैल गई है कि लेंग को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और क्योंकि उसने इसी रेस्टोरेंट का खाना खाया था इसीलिए लोगों ने रेस्टोरेंट का ये हालत कर दिया। मिस चाय बिस्किट रेस्टोरेंट को कुछ दिनों के लिए बंद करके जियाओची को रेस्टोरेंट की देखभाल करने की जिम्मेदारी देकर चली जाती है। उसके बाद फाइनली इतने दिनों के बाद झल्ली का जियाओबू ठीक हो जाता है, जो उसे आइडिया देता है कि तुम लेंग से जाकर मिलो और उसे रिपोर्टर्स को ये बात क्लियर करने को कहो कि उसे एलर्जी थी, ना कि फूड पॉइजनिंग। इस तरह से सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और रेस्टोरेंट की बदनामी बंद हो जाएगी। मस्त प्लान है। जियाओची बिल्कुल ऐसा ही करती है और लेंग के पास पहुंच जाती है, पर लेंग उसे एक नॉर्मल डिलीवरी गर्ल की तरह ट्रीट करके उसकी बातें सुने बिना ही वहां से चला जाता है, क्योंकि वहां पर उसके सौतेले मामा खड़े थे जिनके सामने वो कुछ भी जाहिर नहीं होने दे सकता था। जियाओची वहीं उसका इंतजार करने लगती है, पर इंतजार करते करते जब अंधेरा हो जाता है और तब भी लेंग नहीं लौटता, तो जियाओची खुद ही इस प्रॉब्लम को सलटने का ठानती है। अगले दिन जियाओची रेस्टोरेंट में रिपोर्टर्स को बुलाती है और सबको बताने लगती है कि फैंगलेंग को एलर्जी थी, ना कि फूड पॉइजनिंग। हमारे रेस्टोरेंट के खाने में कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी बात प्रूव करने के लिए सबके सामने रेस्टोरेंट का खाना खाकर उन्हें दिखाने लगती है। पर ये लोग इतनी आसानी से इस पर भरोसा कर लें तो रिपोर्टर्स कैसे कहला सकते हैं भला? तो वो लोग और भी ज्यादा और बहुत सारे सवाल करने लगते हैं, जिससे अपनी जियाओची नर्वस होने लगती है। ये न्यूज लाइव चल रही होती है, जो लेंग भी देखता है, जो इस वक्त देश से बाहर जा रहा है क्योंकि बारिश होने वाली है। वो गाड़ी रोकने को बोलता है, पर सेक्रेटरी हान बोलते हैं सर बारिश होने वाली है, आप रिस्क नहीं ले सकते। रिपोर्टर सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं और नर्वसनेस की वजह से अब जियाओची कुछ भी नहीं बोल पा रही। तभी
लैंग रिपोर्टर्स के सामने सब कुछ क्लियर करता है और फाइनली ये सारी भसड़ खत्म होती है। उसके बाद बीच पर लाकर लैंग उसे डांटने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? कर क्या रही थी तुम? तुम्हें पता भी है अगर मैं वहाँ नहीं आता तो क्या हो सकता था? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? अपना ध्यान नहीं रख सकती तुम? ज़्याओची बोलती है पर फिर भी तुम आए ना, और फ्रस्ट्रेट होकर बड़बड़ करने लगती है कि पता है कल मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे लगा कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते। तुम धरतीवासी इतने अजीब क्यों होते हो? क्यों मुझे हमेशा धोखा देते हो? कभी मुझे खुश कर देते हो, कभी मुझे दुखी कर देते हो। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, कहीं किसी ने तुम्हें जहर तो नहीं दे दिया। तुम क्यों हमेशा मुझे परेशान करते हो? ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? उसकी बातों से लैंग इतना ज्यादा भावुक हो जाता है कि बड़बड़ करती ज़्याओची को झट से गले लगा लेता है और बोलता है मुझे माफ कर दो। पर तभी बारिश शुरू हो जाती है। ज़्याओची तो धरती पर अपना पहला बारिश एंजॉय करने लगती है, पर लैंग सारी चीजें भूलने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो में मैंने एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 5 के आधे तक का एक्सप्लेन किया है। अब जिन्हें इसके आगे की कहानी देखने की बहुत ही ज्यादा चिल मच रही है वो MX प्लेयर पर इस सीरीज को हिंदी डब में एंजॉय कर सकते हैं, और बाकी जो वेट करना चाहते हैं उनके लिए मैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट को लाने की कोशिश करूंगी। वैसे कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार मैंने इतने सारे एपिसोड्स को एक बार में एक्सप्लेन किया, सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपने व्यूज बताइए ताकि जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और नए लोग प्लीज सब्सक्राइब। बाकी सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लीजिए। ओके, तो अब मिलती हूँ मैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।